अस्सलाम वालेकुम। दिस इज अख्तर नजीर। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे CSS एस्से 2023 की। इसमें मैंने एक एस्से अटेम्प्ट किया और एग्जामिनर ने ना सिर्फ उस एस्से को पास किया था बल्कि एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल स्कोर जो है वो अवार्ड किया। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि मेरे उस एस्से का स्ट्रक्चर क्या था, मैंने आउटलाइन किस तरह ड्राफ्ट की, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का प्लॉट क्या था, थीसिस स्टेटमेंट मैंने किस तरह कंस्ट्रक्ट की, बॉडी पैराग्राफ्स को मैंने किस लॉजिकल सीक्वेंस के साथ अरेंज किया और देन फाइनली हम बात करेंगे कंक्लूजन के ऊपर। सो लेट अस मूव टुवर्ड द इंग्लिश एस्से पेपर। टॉपिक्स की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज रिकमेंड करूंगा कि एस्से के पेपर में जो टॉप पे नोट बॉक्स दिया होता है आप सबसे पहले उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि यहां पे एग्जामिनर हमें बताता है कि एक एस्से के फंडामेंटल एसेंशियल्स कौन कौन से हैं और आपने एस्से कैसे पास करना है। सो लेट अस रीड दैट नोट बॉक्स। इन दैट नोट बॉक्स examiner says make an outline and write a comprehensive essay from 2500 to 3000 words on any one of the given topics। दो चीजें यहां पे एग्जामिनर हमें बताता है। नंबर वन, आपने आउटलाइन बनानी है और नंबर टू, आपके एस्से की जो लेंथ है वो 2500 से लेके 3000 वर्ड्स के दरमियान होनी चाहिए। मेक श्योर, ये वो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस सच एज एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन एंड नरेशन। क्रेडिट विल बी गिवन। क्रेडिट किसे दिया जाएगा? यहां पे क्रेडिट का मतलब यह है कि मैक्सिमम मार्क्स किस स्टूडेंट को दिए जाएंगे। क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, relevance and clarity. So in sum, there are total 9 things which should be and must be the part of your essay paper. Number 1, outline. Number 2, length of the essay. Number 3, exposition. Number 4, argumentation. Number 5, description. Number 6, narration. Number 7, organization. Number 8, relevance. And the last one is clarity. Unfortunately, हम में से जो 99% स्टूडेंट हैं उन्हें ना तो इस चीज का आइडिया होता है कि एक एस्से के जो फंडामेंटल एसेंशियल्स हैं वो कौन कौन से हैं, और ना ही कभी उन्होंने लॉजिकल सीक्वेंस को अंडरस्टैंड किया होता है। और यही वजह है कि एग्जामिनर फिर हमें फेल कर देता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एग्जामिनर की रिपोर्ट्स हमें बताती हैं जो कि हर साल CSS के पेपर्स के बाद पब्लिश की जाती है। सो एस्से के ऊपर एग्जामिनर की एक रिपोर्ट हम यहां पे रीड करते हैं। द स्टैंडर्ड एस्से वाज एग्जामिन्ड ऑन फुटिंग ऑफ आर्गुमेंटेशन, कंटेंट, लैंग्वेज एंड इंटेलेक्चुअल सिग्निफायर। द क्वालिटी एंड लेवल ऑफ क्रिटिकल आर्गुमेंटेशन ऑन द होल was very poor. Most of the candidates were unable to identify the dormant contention in topics. In most papers, contents were inadequate or irrelevant. Most worrying aspect of essays was the wrong use of English language. The sentence structure was flawed. Moreover, grammatical and spelling mistakes were rife. The intellectual level of essays was mediocre and candidates were unable to even understand the topic of the essay. ये तो वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर एग्जामिनर हमें बताता है कि स्टूडेंट्स कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं। अब एग्जामिनर हमें यह भी बताता है कि जो एक क्वालिटी एस्से होता है उसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। Features and caliber of good essay include good language, originality of thoughts, in-depth knowledge, critical thinking, flawless language, literary expression, choice of appropriate vocabulary, accuracy of language, interpersonal skills, organization of ideas, coherence, cohesion, candidness,
क्लैरिटी एंड कंप्रीहेंसिवनेस। सो ये वो की पॉइंट्स हैं जो कि आपके ऐसे से रिफ्लेक्ट होने चाहिए। नाउ वी मूव टुवर्ड द टॉपिक्स। I choose the second one. The one who uses force is afraid of reasoning. जब आप टॉपिक चूज करते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपने आइडेंटिफाई करनी होती है वो है नेचर ऑफ द टॉपिक। क्या आपके ऐसे की नेचर जो है वो आर्गुमेंटेटिव है या फिर डिस्क्रिप्टिव है? अगर आपके ऐसे की नेचर आर्गुमेंटेटिव है, आपकी आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, थीसिस स्टेटमेंट, बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन की नेचर भी आर्गुमेंटेटिव ही होगी। और अगर आप डिस्क्रिप्टिव टॉपिक चूज करते हैं तो आपके ऐसे का जो स्ट्रक्चर है वो भी डिस्क्रिप्टिव होगा। सो लेट अस मूव टुवर्ड द आउटलाइन। अगर आप आउटलाइन के ऊपर नजर डालेंगे तो आपको सबसे जो पहला हेडर है वो इंट्रोडक्शन का हेडर नजर आएगा। अब आप देख रहे होंगे कि इंट्रोडक्शन के हेडर के नीचे मैंने कुछ भी नहीं लिखा। मार्केट में बहुत सी रूमर्स, मिस इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन सर्कुलेट करती हैं। आई विल रिकमेंड यू पीपल, प्लीज डोंट पे अटेंशन टुवर्ड दोस मिसइंफॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर आप इंट्रोडक्शन के हेडर के नीचे थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखते तो एग्जामिनर आपको फेल कर देता है। और बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि थीसिस स्टेटमेंट ही एक ऐसी चीज है जो आपको या तो पास करवाती है या फिर फेल करवाती है। हालांकि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। एग्जामिनर ने कभी भी अपनी रिपोर्ट्स में इस बात को मेंशन ही नहीं किया कि थीसिस स्टेटमेंट की वजह से मैंने किसी स्टूडेंट को फेल कर दिया, और ना ही कभी उसने यह कहा है कि मैंने किसी स्टूडेंट को 70+ मार्क्स इसलिए दे दिए कि उसने बहुत अच्छी थीसिस स्टेटमेंट लिखी थी। सो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप इंट्रोडक्शन के हेडर के नीचे कुछ भी ना लिखें। Why? There are 3 basic reasons. Number 1, thesis statement is neither demanded by the examiner nor it is the position of that statement. Number 2, if you write a thesis statement, it will take away some 15 to 20 minutes, which is totally a wastage of time. और अगर आप वहां पे टाइम वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली ये प्रेशर क्रिएट करता है। And essay is all about 2 things: tackling pressure and time management. Number 3, be scientific while writing your essay. 45 minutes for your outline, 15 minutes for introduction, 1 hour and 45 minutes for body paragraphs, and then the last 15 minutes for your conclusion. I always adopted that approach and examiner always awarded me more than 60 marks in my essay paper. Last attempt में मेरे 9 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, उनमें से 7 का एसे पास था और उन्होंने भी सेम मेथोडोलॉजी जो है वो अडॉप्ट की थी। नाउ वी मूव टुवर्ड द सेकंड हेडर। इन सेकंड हेडर आई विल डू द एक्सपोजिशन ऑफ द टॉपिक। यहां पे मैं एग्जामिनर को बताऊंगा कि मेरी इस एसे के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्या है, और यहां पे मैं अपने एसे के जो की वेरिएबल्स हैं उन्हें भी डीकोड करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मैंने लिखा है थ्रोइंग लाइट ऑन डिफरेंट शेड्स ऑफ फोर्स एंड रीजन। फोर्स और रीजन के जो डिफरेंट शेड्स हैं यहां पे मैं उन्हें एक्सपोज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास किलिंग्स एंड असैसिनेशंस हैं, इनकार्सिनेशन एंड इम्प्रिजनमेंट है, वर्बल एंड सोसाइटल अब्यूज है। तो ये डिफरेंट शेड्स हैं फोर्स के, जो कि मैं आगे जाके इस एक्सपोजिटरी पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। इसी तरह अगर आप रीजन की बात करें तो हमारे पास पॉलिटिकल रीजन होती है, साइंटिफिक ट्रूथ होता है, देन स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस इनलाइटनमेंट है, जो कि डिफरेंट शेड्स हैं किसके, रीजन के। इन सब को मैं एक्सप्लेन करूंगा इस पैराग्राफ के अंदर। नाउ वी टॉक अबाउट द थर्ड मेन हेडर, विच इज एक्चुअली द बैकबोन ऑफ माय एसे। इस हेडर के अंदर मैं एग्जामिनर को बताऊंगा कि मेरा इस टॉपिक के बारे में स्टांस क्या है। यहां पे मैं अपना थीसिस दूंगा। मैंने हेडर लिखा है वायलेंस द लास्ट रिसॉर्ट ऑफ द इग्नोरेंट। इट मींस
I agree with the examiner. Yes, force has been used against the reason. अब जब मैंने स्टांस ले लिया है तो इसे मैं करूंगा जस्टिफाई, और जस्टिफिकेशन के लिए मुझे जो सेकंड डिस्कोर्स ऑफ राइटिंग है, आर्गुमेंटेशन वाला, वो यहां पे यूज करना है। आर्गुमेंटेशन में जो मेरा फर्स्ट आर्गुमेंट है ये आता है ग्रीक पॉलिटिक्स से। यहां पे मैंने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर लिखा है, इनलाइटनिंग थॉट्स ऑफ पॉलिटिकली रैशनल सोल्स एंड देयर ट्रेजिक असैसिनेशंस। फर्स्ट एविडेंस में मैंने कोट किया है द 5 डायलॉग बाय प्लेटो। ये एक बुक है जिसके अंदर सॉक्रेटिस, उसके फ्रेंड्स और जो इग्नोरेंट क्लास है एथेंस की, उनके दरमियान डायलॉग्स को कोट किया गया है। इन डायलॉग्स में से एक को मैं अपने बॉडी पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, और यहां पे मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है डिबेट बिटवीन सॉक्रेटिस एंड क्रीटो। ये एक डायलॉग है जो ऊपर वाली बुक से मैंने एक्सट्रैक्ट किया है। Socrates engaged in dialogue with his friend Crito. Crito urged him to escape from the prison. He rejected the proposal and said, if I escape from the prison, it will be the victory of the ignorant and the death of the reason. He faced the trial and quenched the goblet of hemlock. What a sublime debate between force and reason it was. My second point comes from religion. जो मेरा सेकंड आर्गुमेंट है ये मैंने रिलीजन से एक्सट्रैक्ट किया है। यहां पे मैंने फ्रेज लिखा है द प्रीचमेंट ऑफ मोनोथिज्म बाय द डिफरेंट प्रॉफिट्स एंड एग्नीज इंपोज्ड बाय द डॉगमेटिक क्लास। जब डिफरेंट प्रॉफिट्स ने मोनोथिज्म की प्रीचिंग स्टार्ट की थी तो उस वक्त की जो डॉगमेटिक क्लास थी उन्होंने उन प्रॉफिट्स के खिलाफ जो है वो फोर्स का इस्तेमाल किया था। एग्जाम्पल्स में मैंने कोट किया है थ्रोइंग अब्राहम इन द फर्नेस। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा कि जो तुम खुदाई का दावा करते हो ये झूठा है, तो नमरूद उसके ऊपर अनाय हो गया और उसने कहा कि इब्राहिम को आग में डाल दिया जाए। यहां पे नमरूद और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दरमियान डायलॉग है जो कि एक्चुअली फोर्स और रीजन के दरमियान डायलॉग है। तो नमरूद ने कहा कि इफ देयर इज अ रियल गॉड दैट गॉड विल सेव हिम। माय सेकंड एविडेंस कम्स फ्रॉम क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस द क्राइस्ट एंड द थर्ड वन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द स्टोनिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इन ताइफ। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के अंदर इस्लाम की प्रीचिंग स्टार्ट की थी तो ताइफ के लोगों ने उनके ऊपर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए थे। सो एक तरफ खड़ी थी फोर्स और दूसरी तरफ खड़ी थी रीजन। लेट अस मूव टुवर्ड द थर्ड पॉइंट एंड द थर्ड पॉइंट कम्स फ्रॉम डार्क एजेस। यहां पे मैंने फ्रेज कोट किया है डार्क एजेस, रैशनली ब्लाइंड एंड इंटेलेक्चुअली डॉर्मेंट पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। फ्रॉम 500 to 1500 AD, the period in human history is named as Dark Ages. Why? There are n number of reasons. The first one is that there was an absolute control of church over the politics of the world at that time. Number two, there was a famous slogan that will of the God is the will of the people. जो उस वक्त का चर्च था वो लोगों से ये कहता था कि मोनार्क्स आप पे इसलिए रूल कर रहे हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें एम्पावर किया है, और इस स्टांस को वो जस्टिफाई करते थे थ्रू सम बाइबलिकल लाइंस। यहां पे मैंने एक बाइबल की लाइन जो है वो कोट की है जिसमें लिखा है कि द रिच मैन इन हिज कास्टल, द पुअर मैन एट हिज गेट, गॉड मेड देम हाई और लोली एंड ऑर्डर्ड देयर स्टेट। सो इस तरह की जो लाइंस हैं वो कोट करके उस वक्त की जो पॉलिटिकली इनोसेंट सोच थी उनके खिलाफ ये फोर्स का इस्तेमाल करते हुए रूल किया करते थे। जो थर्ड पॉइंट है इसमें मैंने लिखा है कि देयर वाज नो एडवांसमेंट इन साइंस, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। देयर वाज आल्सो अ कंप्लीट बैन ऑन आर्ट, कल्चर, म्यूजिक एंड डांस। सो इस तरह जब कोई इस सेट पैटर्न को चैलेंज करता था और कोई
चेंज की बात करता था, कोई रैशनलिज्म की बात करता था, तो उसे उठा के या तो जेल में डाल दिया जाता था या फिर असैसिनेट कर दिया जाता था। लेट अस मूव टुवर्ड द फोर्थ पॉइंट, जो कि आता है साइंटिफिक ट्रूथ से। यहां पे मैंने कोट किया है एम्पिरिकल ट्रूथ्स प्रोड्यूस्ड बाय द साइंटिफिक ब्रेन्स एंड देयर अनजस्ट ट्रीटमेंट। फर्स्ट एविडेंस में मैंने लिखा है इनकार्सिनेशन ऑफ गैलीलियो फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ हेलियोसेंट्रिक मॉडल। Actually, there was a controversy between Galileo and the Catholic Church over the significance and the verification of heliocentric model. स्टोरी स्टार्ट होती है 1543 से, जब निकोलस कोपर्निकस, जो कि एक पोलिश एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम था ऑन द रेवोल्यूशंस ऑफ द सेलेस्टियल स्फीयर्स। इस बुक के अंदर उन्होंने लिखा कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसका ओरिजिन सन है, ना कि अर्थ है। जबकि दूसरी तरफ कैथोलिक चर्च की जो टीचिंग्स थी वो ये कहती थी कि जो हमारे सोलर सिस्टम का ओरिजिन है वो अर्थ है। अब यहां पे इन दो के दरमियान क्लैश आ जाता है। एक तरफ था रिलीजियसली कंकॉक्टेड ट्रूथ और दूसरी तरफ था साइंटिफिक ट्रूथ। 1616 के अंदर जो निकोलस कोपर्निकस की बुक है उसे बैन कर दिया जाता है। 1632 के अंदर गैलीलियो अपनी बुक लिखते हैं और उस बुक का नाम है द डायलॉग ऑन द टू वर्ड। इस बुक के अंदर गैलीलियो यह कहता है कि जो निकोलस कोपर्निकस का हेलियोसेंट्रिक मॉडल था उसे वेरीफाई किया जा सकता है थ्रू एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ। अब यह बात उस वक्त की क्लर्जी को पसंद नहीं आती और 1633 के अंदर पोप अर्बन 8 जो हैं वो गैलीलियो के अगेंस्ट एक ट्रायल लॉन्च कर देते हैं। देयर वॉज अ लॉन्ग डिबेट और लॉन्ग डिस्कशन बिटवीन अ साइंटिस्ट एंड अ नॉन साइंटिफिक क्लास। अल्टीमेटली गैलीलियो वॉज कन्विक्टेड, हिज बुक वॉज बैंड, ही वॉज imprisoned and he died in 1642 under the house arrest. Of course, it was a painful and traumatic departure of a remarkable genius. Now we talk about our fifth body paragraph. It comes from freedom of speech. यहां पे मैंने फ्रेज लिखा है freedom of speech and its cost paid by the philosophical minds. Freedom of speech and mental freedom are not granted to us, but they are snatched away by some cognizant souls. फर्स्ट जो एविडेंस मैंने कोट किया है यहां पे मैंने लिखा है वोल्टायर, a bold, courageous and vigorous preacher against religious persecutions in Europe and draconian actions of Louis. His famous quote, "I disagree with what you say, but I will defend to death your right to say it." इसके ऊपर CSS, PMS और UPSC के अंदर काफी दफा जो है वो एसेस आ चुका है। नेक्स्ट किसी एपिसोड के अंदर हम इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। जब इन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रमोट करना शुरू किया तो वहां के जो लुइस थे वो उसके अगेंस्ट हो गए एंड ही वॉज लेबल्ड एज द रेबल ऑफ द यूरोप। इन 1717 he was imprisoned in a windowless cell of Bastille Fort, which was the symbol of force at that time. My second evidence comes from John Stuart Mill, जिनकी बुक है ऑन लिबर्टी, जिसके अंदर उन्होंने एक बहुत ही फेमस लाइन को कोट किया है और वो लाइन है आइडियाज हैव कॉन्सिक्वेंसेस। जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है कि जब आप किसी सेट सोसाइटल पैटर्न के अगेंस्ट कोई न्यू आइडिया लेके आते हैं तो आपको उसके लिए कोई कीमत अदा करना पड़ती है। और यहां पे उन्होंने एक अपनी ही एग्जाम्पल कोट की है। इन 1824 J.S. Mill was arrested for distributing birth control literature among the poor of London. एक तरफ खड़ी है कोजेंट वॉइस और दूसरी तरफ खड़ा है यूज ऑफ फोर्स। सो इस पूरी स्टोरी को मैं अपने बॉडी पैराग्राफ के अंदर जाके इनकलकेट करूंगा। नाउ वी टॉक अबाउट द सिक्स्थ बॉडी पैराग्राफ। इट कम्स फ्रॉम अमेरिकन रेवोल्यूशन। यहां पे मैंने लिखा है अमेरिकन रेवोल्यूशन, द बर्थ ऑफ पॉलिटिकल एनलाइटनमेंट एंड द एपिसोड ऑफ वायलेंस अगेंस्ट इट। फर्स्ट पॉइंट में मैंने कोट किया है नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन
और सेकंड में मैंने लिखा है बोस्टन मैसेकर को। स्टोरी स्टार्ट होती है 1754 से, जब 7 ईयर वॉर स्टार्ट होती है ब्रिटिश और फ्रांस के दरमियान। फ्रांस की हार हो जाती है, ब्रिटिश जीत जाता है। ब्रिटिश जीतने के बाद वहां पे मर्केंटलिज्म की जो पॉलिसीज है उन्हें इन्फोर्स करना स्टार्ट कर देता है। उन मर्केंटलिज्म की पॉलिसीज के तहत कुछ नए टैक्सेस इंपोज किए जाते हैं और नए जो इकोनॉमिक लॉज हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टैंप एक्ट था, देन मोलेसिस एक्ट था, शुगर एक्ट था और इसी के साथ नेविगेशन एक्ट आ जाता है। अब यहां पे सन्स ऑफ लिबर्टी वाले खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। उनका मानना यह था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर तो आपने हमें रिप्रेजेंटेशन दी नहीं है और वहां पे बैठ के आप हम पे अनजस्ट टैक्सेस जो है वो इंपोज करते रहते हैं। सो हम उस वक्त तक टैक्स पे नहीं करेंगे जब तक आप हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं देते। अब उस वक्त के जो ब्रिटिश मोनार्क थे उन्होंने समझा कि ये हमारी इंसल्ट हो गई है और यहां पे वो फोर्स का इस्तेमाल करते हैं और बोस्टन मैसेकर हो जाता है। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द 7th बॉडी पैराग्राफ। इट कम्स फ्रॉम एन अदर रेवोल्यूशन विच इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। यहां पे मैंने कोट किया है पॉलिटिकल वॉइसेस अगेंस्ट द डेस्पोटिक मोनार्क्स एंड द सीरीज ऑफ ब्लडी वॉर्स इन यूरोप। फर्स्ट पॉइंट के अंदर मैंने कोट किया है मैस किलिंग ऑफ थर्ड स्टेट इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की हिस्ट्री को रीड करते हैं तो वहां पे आपको एंशियन रिजीम नजर आता है। फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो 3 लेयर्स के अंदर डिवाइडेड थी। टॉप पे थे क्लर्जी जो कि कहलाते थे फर्स्ट स्टेट, सेकंड पे थे नोबल्स जो कहलाते थे सेकंड स्टेट और थर्ड पे आते थे कॉमनर्स जो कहलाते थे थर्ड स्टेट। उस वक्त एक फेमस स्लोगन हुआ करता था कि क्लर्जी प्रेज, नोबल्स फाइट एंड कॉमनर्स पे। 80 to 90% जो टैक्सेस थे वो थर्ड स्टेट वालों पे इंपोज किए जाते थे। सो इस पे थर्ड स्टेट वालों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। जब प्रोटेस्ट होते हैं तो स्टेट जनरल जो कि सुपर पार्लियामेंट थी फ्रांस की उस वक्त, उसे कॉल किया जाता है। अब अगर आप इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें तो टोटल 1200 रिप्रेजेंटेटर हुआ करते थे। 300 आते थे फर्स्ट स्टेट से, 300 आते थे सेकंड स्टेट से और 600 जो है वो आते थे थर्ड स्टेट से। लेकिन यहां पे वोटिंग राइट के ऊपर डेडलॉक हो जाता है। वोटिंग राइट में यह था कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लिए 1 मैन 1 वोट का रूल था, जबकि थर्ड स्टेट वालों के लिए यह था 2 मैन 1 वोट। इट मींस कि अगर आपके 600 रिप्रेजेंटेटर वहां पे हैं तो आपके टोटल वोट जो है वो 300 होंगे। सो इसके ऊपर उन्होंने स्लोगन रेज किया लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लुइस को यह पसंद नहीं आता और यहां पे वो एक ऑर्डर करता है जो कहलाता है लेटर डी कैशे। लेटर डी कैशे मींस द इंप्रिजनमेंट ऑफ द थर्ड स्टेट विदाउट एनी लीगल रीजन, जो कि एक एब्सोल्यूट यूज था फोर्स का। देन सेकेंड पॉइंट के अंदर मैंने लिखा है रेवोल्यूशंस ऑफ 1830s एंड 1848s, जहां पे बेल्जियम, पोलैंड, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के अंदर जो है वो जो मोनार्क्स थे उनके खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं और लोग जो हैं वो पॉपुलर सोवरेनिटी की डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं। सो वहां पे हमें मैस किलिंग्स नजर आती हैं। एक तरफ फोर्स, दूसरी तरफ पॉपुलर सोवरेनिटी जो कि बेस करती थी रीजन के ऊपर। नाउ वी टॉक अबाउट द 8th बॉडी पैराग्राफ। It comes from our own history and it is Indian freedom movement and pains inflicted by the colonial masters. फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है रिजेक्शन ऑफ रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जब पास होता है तो जो इंडियन पॉलिटिशियंस हैं वो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इस एक्ट के तहत पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को अनचेक्ड पावर्स जो है वो ग्रांट कर दी गई थी। वो बगैर किसी वजह के किसी भी शख्स को अरेस्ट कर सकते थे या फिर डिटेन कर सकते थे। यहां पे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं वो इस एक्ट को ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी ने कहा था इट इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन द सिविल लिबर्टीज
एंड डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द इंडियंस। जबकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर स्पीच करते हुए कहा, माय लॉर्ड, यूथ हियर इन इंडिया हैज बिकम पॉलिटिकली कॉन्शियस, एनी मिसएडवेंचर may lead us toward a total undone। और फिर वही हुआ, जब इंडियन ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किए तो जलियांवाला बाग मैसेकर हो जाता है, जो कि सिंबल है किसका? फोर्स का। और किसने यूज किया? ब्रिटिश मास्टर ने। नाउ वी टॉक अबाउट द 9th बॉडी पैराग्राफ एंड इट कम्स फ्रॉम स्लेवरी। इसके ऊपर मैंने लिखा है, इक्वल चिल्ड्रन ऑफ द गॉड, movements for racial equality and physical torture of black negroes। जब ब्लैक निग्रोज ने रेसिज्म को खत्म करने की बात की तो उनके खिलाफ भी फोर्स का इस्तेमाल किया गया था। फर्स्ट में मैंने कोट किया है मैंडेला स्लोगन अगेंस्ट अपार्थेड रिजीम एंड हिज 27 ईयर लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट। इनकी एक बुक है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वहां से मैंने कुछ लाइंस एक्सट्रैक्ट की हैं और वो मैंने अपने एसे के अंदर कोट की थी। वो लाइन क्या थी? द लेगेसी ऑफ अनइक्वल एजुकेशन, सेग्रीगेटेड कम्युनिटीज एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैव डिटीरियोरेटेड द सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ आवर सोसाइटी। Until we have black people, black community, black society and black government, it is impossible to grow. My second evidence comes from Luther's dream of egalitarian society and his killing by the white racist. Martin Luther King की एक famous speech है, I have a dream. I have a dream that my 4 little children one day will be able to live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. Ladies and gentlemen, I have a dream. So जब लूथर ने एक इगैलिटेरियन सोसाइटी की डिमांड की जो कि बेस करता था किसके ऊपर? रैशनलिज्म के ऊपर, तो 1968 के अंदर उन्हें असैसिनेट कर दिया गया। नाउ वी टॉक अबाउट द 10th बॉडी पैराग्राफ एंड इट कम्स फ्रॉम लिटरेरी मूवमेंट। यहां पे मैंने फ्रेज लिखा है, लिटरेरी मूवमेंट्स एंड देयर रिजेक्शन बाय द इंटेलेक्चुअली डम्ब सोसाइटीज। फर्स्ट एविडेंस में मैंने कोट किया है इकबाल को, क्रिटिसिज्म ओवर इकबाल्स शिकवा। जब इकबाल ने शिकवा लिखा तो उस वक्त की जो डॉर्मेंट क्लास थी उन्होंने कहा कि ये तो अथीस्ट हो गया है। क्यों ज़याकार बनूं, सूदे फरामोश रहूं, फिक्रे फरदा न करूं, महवे गमे दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं, हमतन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं। यहां पे फिक्रे फरदा का मतलब यह है कि रीजन फॉर टुमारो। इकबाल कहता है कि मैं कल के लिए क्यों ना रीजन करूं, कल के लिए क्यों ना क्वेश्चन रेज करूं। डेफिनेटली इट वॉज द फेरोशियस इंटेलेक्ट ऑफ इकबाल अगेंस्ट द स्टूपिडिटी ऑफ द डॉर्मेंट क्लास। और सेकेंड एविडेंस में मैंने लिखा है लीगल केसेस अगेंस्ट सादत हसन मंटो। He was one of the finest sociologists in Indian history, but unfortunately, he was labeled as the creator of obscenity and vulgarity. N number of cases were filed against that person, जो कि एक शेड है फोर्स का, जिसे मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया है। Now we talk about the 11th body paragraph and it comes from freedom movement. फ्रेज मैंने लिखा है freedom movements एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। फर्स्ट पॉइंट में मैंने कोट किया ड्रेडफुल अनडन ऑफ इजरायली फोर्सेस इन पैलेस्टाइन, और सेकंड में मैंने लिखा है ग्रॉस वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन कश्मीर वैली। बात करते हैं 12th बॉडी पैराग्राफ की। यहां पे मैंने एक एविडेंस जो है वो जनरेट किया है पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री से। फ्रेज मैंने लिखा है एफर्ट्स फॉर डेमोक्रेटिक रिवाइवलिज्म एंड अ शट अप कॉल ऑफ एब्सोल्यूट डिक्टेटर्स। जब जब यहां पे मार्शल लॉ इंपोज किया गया है तो डेमोक्रेटिक राइटर ने उसको रिजेक्ट किया और इस रिजेक्शन की वजह से उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। फर्स्ट मैंने कोट किया है जालिब को, जालिब्स फेमस पोएम दस्तूर द कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट अयूब खान। दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को
मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूं कह दो अगियार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को, जहल की रात को। मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो। चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, ऐसे खुले झूठ को, जहन की लूट को। मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सकूं, अब न हम पे चलेगा तुम्हारा फसूं। चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर। मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। One of the most beautiful debates between force and reason it was. सेकंड मैंने कोट किया है फैज अहमद फैज को, फेमस लाइंस हम देखेंगे बाय फैज अहमद फैज अगेंस्ट ज़ियाउल हक। Let us move toward the 13th body paragraph and it comes from feminism. यहां पे मैंने लिखा है cogent demands of feminists and undue criticism over their agendas. फर्स्ट में मैंने कोट किया है rightful slogans of women against child marriages, honor killing, dowry system and sexual abuse, जो कि शेड ऑफ फोर्स है और वो फीमेल सेगमेंट के अगेंस्ट यूज होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली टॉक्सिक पैट्रियार्कल माइंडसेट प्रिवेल्स ओवर द राइटफुल डिमांड्स ऑफ फेमिनिस्ट। और सेकंड में मैंने लिखा है वर्बल अब्यूज एंड एस्पेरियन अगेंस्ट विमेन मार्चेस। लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ एंड इट कम्स फ्रॉम इकोलॉजिकल मूवमेंट्स। यहां पे मैंने लिखा है सेन वॉइसेस for ecological reconstruction and their rejection by the capitalist class. Climate change is a reality, but unfortunately जो capitalist class है वो इसे accept नहीं करती, और जो कोई climate revival की बात करता है उसके खिलाफ sometime force का इस्तेमाल हो जाता है। यहां पे मैंने कोट किया है जी police aggression against Greta Thunberg. She is a Swedish climate activist और इनकी जो कैंपेन है उसका नाम है स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट। और जब ये क्लाइमेट रिकंस्ट्रक्शन की बात करती हैं, इकोलॉजिकल रिवाइवलिज्म की बात करती हैं, तो सम टाइम इनके ऊपर वाटर कैनन फायर किए जाते हैं और कभी कभार इन्हें उठा के जेल में भी डाल दिया जाता है। सेकंड में मैंने कोट किया है क्लाइमेट डिनायलिज्म, अ स्टूपिड स्टबर्ननेस ऑफ द इग्नोरेंट। सो इस तरह मैंने इस पैराग्राफ को क्लोज किया है। My last point comes from human right, और यहां पे मैंने लिखा है dreadful fate of the champions of human rights. फर्स्ट मैंने कोट किया है assassination of Arshid Sharif and the second one is killing of Abu Akla by the Israeli forces. अब जब मेरे मेन आर्गुमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं तो यहां पे मैंने दो क्वेश्चन रेज किए हैं और यहां पे मैं एक गुड बाय नोट लिख दूंगा। The first question is why the ignorant jumps toward force, और सेकंड में मैंने कहा है can we afford the dominancy of violence in this rational world, और लास्ट पे मैंने कंक्लूजन लिख दिया है। सो ये मेरी आउटलाइन का कंप्लीट स्ट्रक्चर था जो कि मैंने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर प्रोड्यूस की। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम एक और एसे के ऊपर बात करेंगे और उस एसे को एग्जामिनर ने 67 मार्क्स अवार्ड किए थे। For that episode, you may join us on this digital platform, English Essay Pressy with Akhtar Nazir, for one-to-one interaction and evaluation of Essay Pressy paper. You may contact us on the following numbers. Thank you so much.